हाँ भाई, तो जेईई एडवांस 2020 का पेपर 1 का फिज़िक्स का एनालिसिस। ये रहा पहला सवाल, ये फुटबॉल प्रॉब्लम, जो कि एक आसान सवाल था बट मेरे से हुआ नहीं, इसलिए टैग मार दिया इजी नॉट डन। क्यों नहीं हुआ भाई? तो यहाँ पे देखो, इसमें बेसिकली नॉर्मल का कंसिडरेशन करना था कि नॉर्मल कैसे बिहेव करेगा जो इसका रोलिंग या रोल नहीं होने पर हम लोग कमेंट कर सकें। तो बेसिकली ये चीज़ मेरे से गलती हुआ कि आई वॉज नॉट कंसिडरिंग कि नॉर्मल इस फुटबॉल के सेंटर की ओर ही डायरेक्टेड रहेगा। हम कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा ही विजुअलाइजेशन करने लग गए थे कि ये फुटबॉल ऐसे जाके ऐसे अटकेगा तो नॉर्मल इतने सारे लगेंगे, इतने सारे नॉर्मल लगेंगे, फिर इसका कंपोनेंट कैसा होगा। तो फिर भी अगर नेट कंपोनेंट भी देखा जाए तो नेट कंपोनेंट भी एक ऐसा वर्टिकल ही आने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यही होगा। बाकी आप इस तरह बाकी तो इसका कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए, तो फिर ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी देख सकते थे, मैंने एक कमेंट में पढ़ा था, वो उसमें बोला गया था कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते थे कि अगर आप r चूज़ कर ले तो आपका साइन थीटा 1 आ जाएगा, विच इज़ थीटा = 90 डिग्री, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपका बॉल ऐसे फिट हो रहा है r करके, तो आप जब तक 90 नहीं करेंगे तब तक ये फॉल होगा नहीं। ठीक है। सेकंड इज़ दिस क्वेश्चन, ये एडी करंट से सॉल्व होगा। मेरे से यहाँ तक सॉल्व हो गया था, इतना तक। उसके बाद आई हैड टू व्यू, क्योंकि मेरे को ये प्रॉपर्टी नहीं पता था कि एडी करंट का वजह से एक रिटार्डिंग फोर्स भी लगता है, ये मेरे को पता ही नहीं था। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि रोटेशन एंड टेम्परेचर ऑफ डिस्क पे कमेंट करना था। ये एल्यूमिनियम का डिस्क है, नॉन मैग्नेटिक डिस्क है। यहाँ पे फंडा यहीं बैठ गया कि एक नॉन मैग्नेटिक डिस्क है तो एल्यूमिनियम का है तो कंडक्टिंग है, मतलब एडी करंट जनरेट हो सकते हैं, बट नॉन मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड का वजह से कोई मूवमेंट होगा नहीं। तो इस तरह से देखो, आप पहला एम्पीरियन लूप ये लीजिएगा, इसमें इस तरह से फ्लक्स पास हो रहा है। आपको करके दिखाते हैं कि ये है, अभी मैग्नेट इसका जस्ट ऊपर है, तो ये नॉर्थ पोल इसका ऊपर है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट है, ये इससे थोड़ा आगे ऐसे जाएगा, तो फिर इसमें लूप में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, तो फिर एक ईएमएफ जनरेट होगा, और क्योंकि एक कंडक्टिंग डिस्क है तो उसका वजह से करंट जनरेट होगा। तो इतना छोटा छोटा लूप में बहुत सारे करंट जनरेट होंगे, तो एडी करंट्स जनरेट होंगे। अब एडी करंट जनरेट होंगे तो ये पता ही है कि टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बट रोटेट भी करेगी डिस्क। तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी मैंने, तो वहाँ से पता चला एडी करेंट्स प्रोड्यूस अ रिटार्डिंग फोर्स अपोजिंग द इनिशियल मोशन ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बहुत क्लियर है। इसका एक एग्जांपल भी ChatGPT से निकाला कि आपने ऐसा अगर मैग्नेटिक फील्ड चला दिया और एक मेटल प्लेट को इसमें गिरा दिया, तो प्लेट विल फॉल विद टर्मिनल वेलोसिटी इवेंचुअली व्हेन एफ रिटार्डिंग mg के बराबर हो जाएगा। तो ये एफ रिटार्डिंग लगेगा अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन इनसाइड द कंडक्टर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। मैंने तो ये मार दिया था कि ऑप्शन डी होगा, बट एक्चुअली ऑप्शन डी नहीं होगा। टेम्परेचर ज़रूर राइज करेगा, बट सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सॉरी, नॉट ऑप्शन बी, ऑप्शन ए होगा, सॉरी। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल था, मतलब बहुत ही आसान सवाल था। ये रहा क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, बहुत ही आसान था। बेसिकली आपको नॉर्मल प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाना था और बन जाता। तो ये तो सॉल्व कर लेगा, 11th क्लास का स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेगा। और फिर ये वाला था, ये बहुत आसान सवाल था पर मेरे से नहीं बना, बहुत ही आसान सवाल था। ऑप्शन ये है, एंड बेसिकली आपको बस इतना ऐसे करना था कि आपका कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज्ड है
तो पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम कॉइल ने कितना गेन किया। अब एंगुलर मोमेंटम आते ही आपका दिमाग में आना चाहिए टॉर्क, बट मेरे दिमाग से ये वाला फॉर्मूला स्किप कर गया था ड्यू टू मेंस की प्रैक्टिस। मेंस का प्रैक्टिस में ये वाला फार्मूला हम बहुत कम यूज़ करते हैं, हम ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये फार्मूला क्लिक कर गया बट ये वाला क्लिक ही नहीं किया। ओके, ये फिर लीनियर मोशन का भी एक बार फार्मूला रिकॉल करने के लिए यहाँ लिख लिया। फिर टॉर्क ऑन कॉइल m क्रॉस b होता है तो वो निकाला गया। फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt हो जाएगा। फिर m क्रॉस b का रिजल्ट ये था, इसको यहाँ पुट करके q इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया गया, आंसर आ गया, सिंपल। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये वेव ऑप्टिक्स का सवाल था जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, NCERT लेवल का सवाल है ये। एंड ये ऐसे बन जाएगा, आपको देख के समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट है ये फ्लूइड्स का प्रॉब्लम। फ्लूइड्स में देखे टैग दिया हुआ है इजी बट सिली मिस्टेक हो गया था मेरे से। बेसिकली सिली मिस्टेक क्या हुआ था, तो ये वाला सिली मिस्टेक हो गया था जो कि मैंने यहाँ लिख भी लिया। प्रेशर इज़ द सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ओनली फॉर इफ़ द पॉइंट्स लाई इन द सेम कंटिन्यूस फ्लूइड। हम एक्चुअली दो अलग फ्लूइड पे ये CD पॉइंट्स मान कर लिए थे जो कि गलत हो गया था। फिर यहाँ पे करेक्ट सॉल्यूशन कर लिए और फ्लूइड्स का ये ऑब्जर्वेशन ChatGPT से हम निकाले करेक्ट करने के लिए। कौन सा फ्लूइड ऐड हुआ है ये चेक कीजिए, कौन सा फ्लूइड कंजर्व्ड है ये चेक कीजिए, क्या क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ये चेक कीजिए ताकि आप वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा सकें, क्या फ्लूइड हर जगह सेम है ये भी चेक कीजिए। फिर उसके बाद कैलकुलेशन है आपके, फिर आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल जो कि बहुत ही आसान, ये नोट्स में जनरली कराया ही जाता है कि F को -du/dr लिख के फिर mv² से r से कंपेयर करके ये सब निकाल लेने का आसान सवाल था। फिर ये वाला ये अच्छा सवाल था क्योंकि ये कैलकुलेटिव था और इंट्यूटिवली टफ था। इंट्यूटिवली टफ क्यों था भाई, तो बेसिकली आपको ये इमेजिन करना था एक स्फीयर है, उसमें एक प्यूपिल का एरिया से उसका फ्रैक्शन निकालना था, फिर पावर ऑफ प्यूपिल, पहले इसका पावर, ये तो सिंपल फार्मूला लगा के फिर पावर ऑफ प्यूपिल निकल जाएगा। फिर ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के लैम्डा m निकालना था, ऑप्शन C चेक करने के लिए पावर ऑफ 1i के लिए hc/λ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड से करके उस हिसाब से फिर ये आ जाता। ओके, तो ये आसान था बट बना नहीं मेरे से। ये उसका सवाल है यूनिट डायमेंशन का, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मेरे को सोचने में इसको लगभग 40-45 सेकंड लगा, बट फिर वो क्लिक कर गया कि लॉग ले लो भाई, लॉग ले लो, फिर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जैसा सॉल्व कर दो, ऑप्शन A B मैच कर गए। फिर ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है जिसको बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल की तरह सॉल्व करना था, तो ये भी काफ़ी आसान था, ये भी बन गया, ये रहा सॉल्यूशन इसका। हाँ, फिर नेक्स्ट ये था एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए, इतना बड़ा फिगर देख के, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब ऑप्शन का ये टर्म्स देख के। बट वही मैंने बाद में लिखा है कि बेसिक अटैक डिस्ट्रॉयज द क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं इस पर बेस डालना है, सिंपली मतलब कि आपको बेसिक पे खेलना था तो हो जाता। बेसिकली ये देखिए, ये रहा फिगर, ये पूछा क्या क्या गया है, वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, आउटर इनर सरफेस में पोटेंशियल का क्या है, ऐसे होगा या इक्वल होगा, ये है कि नहीं ट्रू रिलेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन वाला पार्ट सबसे जल्दी क्लिक कर जाता है क्योंकि हम लोग सॉल्व करते रहते हैं ना, ऐसा कंडक्टर ऐसा हो गया वैसा हो गया था, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो वही करके फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/r इक्विवेलेंट निकाल के ये आ गया ऑप्शन A। फिर उसके बाद द रियल डील स्टार्ट्स कि एक चीज़ याद रखने का, एनी ऑब्जेक्ट कांट मूव इन कर्व्ड पाथ विदाउट एनी रेडियल फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन चचा अगर ऐसे 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 जा रहे हैं तो इन पर पक्का
एक फोर्स लग रहा होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वो फोर्स क्या होगा इधर, क्या लग सकता है फोर्स? जब क्वेश्चन में बोला गया कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, इसके कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो फील्ड फोर्स ऐसे लगना चाहिए, तो बेसिकली ये वाला यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा और उससे फाइनली आपको ये मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इनवर्ट्स। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी आपका आसान है। आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आई इक्वल टू एन ई ए वी डी में से वी डी को आई बाय एन ई ए रख कर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो यहाँ से आएगा उसमें डाल देना था और डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आ जाता। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा टफ सवाल था, क्योंकि ये इतना सवाल देख के पहली बार तो हालत ख़राब होती है, उसके बाद फिर सवाल टफ था बॉस। मतलब इसका सॉल्यूशन आप यूट्यूब पर देखो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी क्योंकि मेरा बताने से आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत जुगाड़बाजी लगा के समझे हैं इस सवाल को। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इंटीजर सेक्शन आ गया, ये फिंगर वाला सवाल जो कि आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करते हो ऐसे करके पेन या स्केल के साथ, जो भी है ये टफ था तो लिख दिया कि इसका कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। बेसिकली इसमें कंसेप्ट यही लग रहा था कि आपको टॉर्क बैलेंस करते करते साथ एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब आपका पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ़्ट फिंगर पहले आके पहुँचता है, आप भी ये सब सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, तब आपको मेरी बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। लेफ्ट फिंगर जब उसके पोजीशन पर पहुँच जाता है, राइट फिंगर शुरू कर देता है चलना। आप ये कंडीशन लोगे या फिर आप ये लोगे कि लेफ़्ट फिंगर अपना जगह पर पहुँच गया है और राइट फिंगर अभी भी रुका हुआ है। तो बेसिकली आप इसमें सोचने में टाइम वेस्ट करने के जगह कि ये होगा केस 1 होगा या केस 2, आप दोनों केस लिख दो, आपको सही आंसर वहाँ से पता चल जाएगा। बात यही है। फिर ये सरफेस टेंशन का सवाल जो कि काफ़ी टफ भी है और सीरियसली बता रहे हैं कि अच्छा सवाल था, लिटरली बहुत अच्छा सवाल था। ये देखो इसका कुछ ऐसा किया गया, ये सब तो क्वेश्चन का ही बात है, सॉल्यूशन इतना ही छोटा था इसका, पर बनाना तो था भाई। हाँ, तो बेसिकली इसमें H2O का एवरेज प्रेशर क्या होगा, तो ऊपर नीचे का जोड़ के आधा लिख देते हैं, तो फोर्स में इसका एरिया मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब क्योंकि ये इसका बबल बना हुआ है, बबल या जो भी बोलो आप, स्ट्रक्चर, डिस्क स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ होगा तभी तो वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, वरना तो स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो H2O का तो फोर्स निकल गया, अब सरफेस टेंशन का क्या फोर्स होगा, क्योंकि दो सरफेस है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो उसका दो, फिर टेंशन इनटू द प्रोजेक्टेड लेंथ। अब भाई प्रोजेक्टेड लेंथ क्यों लोगे, अब तो पूरा लेंथ लो ना, सब पे तो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होके सिर्फ एक नेट वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है सरफेस टेंशन के फोर्स का, इसीलिए हमने प्रोजेक्टेड लेंथ लिया है। फाइनल आंसर 8 आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, एक SHM एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिक्स क्वेश्चन, जो कि अगेन बहुत आसान सवाल था, आसान या मॉडरेट बोलो, वही लिखा गया है, वेरी 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 मॉडरेट। बेसिकली आपको SHM का इक्वेशन लिखना था, नॉर्मली आप लगा सकते थे, एनर्जी मेथड से भी कर सकते थे, ये मैंने गूगल पे देखा था कि एनर्जी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे जल्दी आंसर आता, तो जैसा आपका इच्छा वैसा सॉल्व कर लो, बट एक आसान सवाल था। फिर नेक्स्ट सवाल ये थर्मोडाइनमिक्स का, बहुत आसान सवाल है, ये मेंस लेवल सवाल है, ये वेव्स पढ़ा नहीं तो जाने दो। फिर ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल, अगेन एक इंटीग्रेशन का इजी सवाल, इंटीग्रेशन करके फिर गॉस लॉ लगाना था, सो इट वाज वेरी इजी। तो ऑल इन ऑल JEE एडवांस 2020 का
पेपर 1 का यही एनालिसिस है, इजी क्वेश्चंस डोमिनेटेड मतलब इधर मैथ्स और केमिस्ट्री वैसे टफ था, सॉल्व तो किया नहीं बट एनालिसिस तो देखा है। तो पेपर 1 फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आसान पेपर था, बट आप अगर जेई एडवांस का पेपर 2 देखोगे, उसमें फ़िज़िक्स देखोगे, इट वाज वेरी गुड एंड एम्बिग्विटी भी थी बहुत सारे सवालों पर हाँ यही था कि बैलेंस कर दिया गया था जेई एडवांस में। हम जब पिछले साल 2025 में जेई एडवांस दिए थे, उसमें भी यही हुआ था कि पेपर 1 वाज वेरी इजी in terms of physics and paper 2 was very tough in terms of physics। तो बस इतना ही था। एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी हो गया और एंड ऑफ द वीडियो भी हो गया। चलो भाई, बाय बाय, पढ़ो, राम राम जी।